हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विद दीपक पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेष सीरीज चल रही थी, जिसका आज 15वां पार्ट है। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पटवारी का नाम ले रहा हूँ, मतलब पुलिस कांस्टेबल का नाम ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि अभी एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड में, काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि पटवारी का होने वाला है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बंदी रक्षक का एग्जाम होने वाला है, और पुलिस एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। इसमें मैं पूरे 100 मार्क्स का, जैसे कि हिंदी और अदर जीएस पूरा कंप्लीट, और उसके बाद जो उत्तराखंड का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे करा रहा हूँ आप लोगों को। दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आप पसंद करते हैं हमारी या अच्छी लगती है तो उसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और एक कमेंट से ज़रूर करें, और वीडियो सही लगती है तो शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हैं, आते हैं आज के इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने सुना भी होगा, भूषण मतीराम जयशंकर। ठीक है, ये तीन व्यक्ति हैं। आदि विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, ये रहते थे फतेहपति शाह। आप लोगों को पता होगा फतेहपति शाह कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों, पंवार वंश का एक शासक था, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। इससे बहुत सारे फैक्ट मिलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूरे प्रीवियस पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, 1684 से, और इसका जो टाइम पीरियड है 1716 तक मिलता है। ठीक है, ये है। तो मैंने, जैसे कि आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसका जो देख सकते हैं, पंवार वंश मैंने पूरा डीप एक्सप्लेन करके बता रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है ना फतेहपति शाह का, 1684 से 1716 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मतलब क्या है ना, कि मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो फतेहपति शाह का, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को 1684 से 1700 यहाँ पे 16 तक आप लोगों को टाइम पीरियड बताया इसका। ठीक है, जो इसके दरबार में जो कवि रहते थे, जो विशेष थे, ठीक है, मोतीराम और रतन कवि थे, रतन कवि। ठीक है, रतन कवि। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, जो अकबर है ना, अकबर और विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की भांति भी इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, नवरत्न। ठीक है, उसी की भांति भी इसके दरबार में भी नवरत्न रहते थे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि विशेष है, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दें। तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड था और इसके शासनकाल में ये लोग रहते थे। ठीक है, और इसके अलावा फतेहपति शाह किसका पुत्र था? मेदिनी शाह का था। आप लोगों को पता होगा मेदिनी शाह का जो टाइम पीरियड था वो कितना था? वो था तुम्हारा 1664 से 1684, 64 से 1684 इसका टाइम पीरियड रहता है मेदिनी शाह का। ठीक है, मेदिनी शाह कौन थे? दो दोस्तों, मेदिनी शाह तो पृथ्वीपति शाह के पुत्र थे वो। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के पुत्र होते हैं वो। काफ़ी इसका इतिहास जुड़ा है। मैं अगर यहाँ पे पूरा इतिहास बताऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा। तो यहाँ पे फतेहपति शाह के बारे में मैंने कहा कि यहाँ पे नवरत्न रहते थे, और इसके मतलब जो ये है फतेहपति शाह हैं, इसका जो टाइम पीरियड है आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया। और इसके बाद एक मोतीराम जो इसके शासन काल में रहते थे, इसके दरबार में रहते थे, तो ये क्या कहते हैं, उसकी तुलना किससे करते हैं? शिवाजी से करते हैं उसकी तुलना। ठीक है, शिवाजी से इसकी तुलना करते हैं। छत्रपति शिवाजी जो होते हैं उसकी तुलना इससे करते हैं। ठीक है, और इसके टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए थे। ठीक है, और ये फतेहपति शाह का शासन, और इसके अलावा बहुत सारा इतिहास के बारे में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसे फतेहपति शाह है, तो फतेहपति शाह ने किस सिख गुरु को अपने दरबार में शरण दी थी? राम रॉय को दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहता है। ठीक है, इसके पिता कौन थे? गुरु हर रॉय। ठीक है, हर रॉय थे। तो ये सिखों के 7वें गुरु थे। ठीक है, 7वें गुरु थे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे राम रॉय को इन्होंने शरण तो दी। ठीक है, और शरण तो दी, और फतेहपति शाह ने दून में, ठीक है, देहरादून में जो है, इनको 3 गांव दान में दिए थे। तो इस टाइप की क्वेश्चन आ रहा है, मैं अभी फैक्ट मेरे माइंड पे आ रहा है कि मतलब फतेहपति शाह ने किसे 3 गांव दान में दिए थे? ये राम रॉय को दिए थे। ठीक है, राम रॉय को। कौन कौन से दिए थे? जो 3 भूमि दान में दिए, एक तो उसमें खुड़बुड़ा था, खुड़बुड़ा। ठीक है, खुड़बुड़ा जो है ये सभी देहरादून में। ठीक है, खुड़बुड़ा दिया था। एक राजपुर दिया था, राजपुर। ठीक है, और एक दिया था तुम्हारा चामासारी। ठीक है, चामा सारी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, बहुत फैक्ट है ये। तो चामासारी, खुड़बुड़ा, राजपुर। तो खुड़बुड़ा से तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी 14 मई 1804 को, ठीक है। तो खुड़बुड़ा के मैदान में आप लोगों को पता होगा। तो ये 3 जो गांव थे, ये किसने दिए थे? फतेहपति शाह ने किसने दिए थे? राम रॉय को दिए थे, ठीक है। और फतेहपति शाह से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि भंगाड़ी का युद्ध है, ठीक है, भंगाड़ी का युद्ध इनके बीच में होता है, फतेहपति शाह, ठीक है, फतेहपति शाह, फतेहपति शाह और किसके बीच में होता है? ये होता है गुरु गोविंद, गुरु गोविंद, गुरु गोविंद के बीच में होता है। फतेहपति शाह और गुरु गोविंद के बीच में कौन सा युद्ध होता है? भंगाड़ी का युद्ध होता है, ठीक है, भंगाड़ी का युद्ध होता है। वो कब होता है दोस्तों? वो होता है तुम्हारे 1688 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। इससे सारे बहुत सारे फैक्ट ऐसे मेरे माइंड पे अभी आ रहे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे मैं अगर ऐसे धीरे धीरे करके बताऊँ या ऐसे करके बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस सीरीज को, ठीक है, अगर ये पंवार वंशा आप लोगों ने अगर डीप करके पढ़ना है तो डीप एक्सप्लेनेशन सीरीज करके मेरा एक प्लेलिस्ट में बनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस फोल्डर को देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम किसे कहा जाता है? रिखोला लोधी को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे कि, ठीक है, आप लोग करेंगे कि इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में ये मिलते हैं और इससे जुड़े बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं ना जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। रिखोला लोधी कौन थे? तो दोस्तों महिपति शाह, ठीक है, यानी फतेहपति शाह के दादाजी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, परदादा कह सकते हैं, क्योंकि फतेहपति शाह का पिता मेदिनी शाह था, मेदिनी शाह का पिता पृथ्वीपति शाह था, पृथ्वीपति शाह का जो पिता था वो महिपति शाह था, ठीक है, महिपति शाह था, महिपति शाह, ठीक है। अगर आप इतिहास को अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट के जरिए बताइए, तो मैं और भी रोचक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 8-10 को मैं 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से उसको बताऊंगा एक्सप्लेन करके। 1631 से 35 तक महिपति शाह का शासन होता है ना, तो इसके शासनकाल में ये रहता है, कौन रहता है? रिखोला लोधी। तो इसके जो सेनापति था, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि मतलब महिपति शाह का सेनापति कौन था? रिखोला लोधी, ठीक है। इसके साथ और 2 नाम और जुड़ते हैं, जैसे माधो सिंह भंडारी, ठीक है, माधो सिंह भंडारी, माधो सिंह भंडारी, एक हो गया रिखोला लोधी, दूसरा माधो सिंह भंडारी। एक नाम और जुड़ता है, वो है बनवारी दास बर्तवाल, ठीक है, बनवारी दास। ये 3 कौन थे? इसके सेनापति थे, ठीक है, ये 3 कौन थे? इसके सेनापति थे। प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो महिपति शाह के जो महिपति शाह है ये भी इंपॉर्टेंट शासक है। महिपति शाह का जो पुत्र होता है पृथ्वीपति शाह होता है, और जो इसकी जो बीवी होती है ना महिपति शाह की, तो वो कौन होती है? रानी कर्णावती, ठीक है, रानी कर्णावती इसकी वाइफ होती है। इससे जुड़े फैक्ट आप लोगों को बहुत सारे मिलेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था 1635 से 40 तक होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये इसको बैठना पड़ता है शासनकाल में संरक्षिका के तौर पे, मतलब किसका? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के तौर पे, मतलब जिसकी माँ होती है पृथ्वीपति शाह, उस समय बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो राजगद्दी में बैठने लायक नहीं होता, तो मतलब वो संरक्षिका के तौर पे मतलब वो देखभाल करती है, ठीक है। जब महिपति शाह की मृत्यु होती है उसके बाद रानी कर्णावती बैठती है, जिसको नाकटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहा जाता है कि जैसे नवाजत खां, जो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, शाहजहाँ के दौरान मतलब शाहजहाँ ने जो है मतलब उसके द्वारा यहाँ पे युद्ध करवाया था, तो मतलब काफ़ी लंबा इतिहास है, ठीक है। तो उसी दौरान मतलब इसने उनको पकड़ के, जो मुगल थे उनको पकड़ के उनकी नाक कटवा दी थी, तो इस टाइप का इतिहास मिलता है। तो तब जाके इसको नागटी रानी मतलब कहा जाता है, ठीक है, तब से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैतू और माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने, ठीक है, सुदर्शन शाह ने इनको क्या दिया था? आश्रय दिया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इनमें से, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सीरीज ऐसी बना रखी है, ठीक है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को हाल ही में रिसेंटली जो वीडियो का क्वेश्चन मतलब जो पेपर था उसमें ये आप लोगों को देखने को मिला होगा, ठीक है। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं कि मतलब टिहरी में ये पहला शासक होता है जो मतलब वहाँ पे स्थानांतर करता है अपनी राजधानी। कब करता है? 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1815 को, ठीक है। रोस्टोरेशन डे करके भी ये बनाया जाता है उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
1815 28 दिसंबर 1815 को ये श्रीनगर से राजधानी स्थानांतरण सुदर्शन शाह कहाँ करता है, ये करता है टिहरी में। ठीक है, चैतू और माणकू नामक चित्रकार इसके दरबार में रहते थे। इसके अलावा कौन रहते थे वो आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके अलावा कौन रहते थे, ये तो रहते ही थे ना। ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए या इससे थोड़ा चेंजिंग और बताएं। इसके शासनकाल में मौलाराम भी रहते थे, आप लोगों को पता होगा मौलाराम। ठीक है, और मौलाराम आप लोगों को पता होगा, जैसे मनोरथ है, मौलाराम है, मनोरथ। ठीक है, मनोरथ है, मौलाराम है, और कौन थे, चैतू हो गया, माणकू हो गया, और उसके बाद कौन था जो चित्रकार था, मोक्ष मंडल भी यहाँ पे मिलता है, मोक्ष मंडल। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो देखोगे ना अच्छे से आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो और इसके जो राज कवि थे हरिदत्त वर्मा, सॉरी हरिदत्त शर्मा नाम के, हरिदत्त शर्मा। ठीक है, वर्मा कर रहा हूँ, हरिदत्त शर्मा इसके राज दरबारी कवि थे। ठीक है, ये था। तो आप लोग देखिए सुदर्शन शाह के बारे में बहुत कुछ मिलता है दोस्तों। ठीक है, सुदर्शन दर्शन मौलाराम की रचना भी थी एक। ठीक है, ये उसके बाद नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम देखिए यहाँ पे, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम, नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था, ओडाथली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये सीरीज इस टाइप कैसे बना रखी है कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और जिनका इतिहास मतलब जहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं वो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ये ओडाथली हो गई। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पूछता है कि वहाँ का प्राचीन नाम क्या था, वहाँ का प्राचीन नाम क्या था, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, या किस नदी के किनारे है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों नरेंद्र नगर की जो प्राचीन नाम था ये ओडाथली था। जो नरेंद्र नगर की स्थापना करता है वो करता है नरेंद्र शाह करता है, आप लोगों को पता होगा नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह मानवेंद्र शाह के पापा, जो अंतिम जो शासक थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, 46 से 49 उसका टाइम पीरियड था, 1946 से 49। तो उसके ये पिताश्री थे नरेंद्र शाह। जो इसका टाइम पीरियड आप लोगों को मिलता है, ये मिलता है तुम्हारा 1913 से 1946। ठीक है, 1913 से 1946 इसका क्या मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है 13 से 46 तक। इसने भी काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास है इसका भी। ठीक है, और इसने जैसे कि 1921 में ये रियासत में जनगणना भी प्रारंभ करवाई थी। ठीक है, और राज्य प्रतिनिधि एक सभा भी बनवाई थी इसने, राज्य प्रतिनिधि सभा। ठीक है, राज्य प्रतिनिधि सभा करके एक संस्थान बनाई थी, मतलब एक संस्था बनाई थी इसने, एक सभा बनाई थी, वो 1923 में बनाई थी। ठीक है, 1923 में बनाई थी। और इससे सारे फैक्ट, जैसे अब नरेंद्रनगर की बात यहाँ पे चल रही थी, तो मैं नरेंद्रनगर से वो फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ। तो नरेंद्रनगर की अगर बात करें 1921 में, ठीक है, मतलब 1921 में इस नगर की स्थापना करता है, इस टाइप का इतिहास मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है, जो ये टिहरी की राजधानी है वहाँ पे नरेंद्रनगर में स्थानांतरित करता है। ये 1925 में मतलब उसका मुख्यालय बनाता है। ठीक है, 1925 में नरेंद्र नगर, ठीक है, राजधानी बनाता है नरेंद्र नगर, नरेंद्र शाह। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और नरेंद्र नगर में जो स्थित महल होता था ना, महल राजा का, उसको क्या कहते थे, उसको कहते आनंद स्पा। यूनिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, आनंद स्पा। ठीक है, उसको क्या कहते थे, आनंद स्पा कहते थे। ठीक है, जो राजा का महल होता था ना वहाँ उस टाइम पे जो अच्छा खासा महल होता था, तो आनंद स्पा के नाम से भी उनको जाना जाता था उस महल को। ठीक है, तो ओडाथली यहाँ पे आप लोगों को मिल गया इसका प्राचीन नाम। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंवार शासन। ठीक है, पंवार शासन में मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या क्या थी, चावल, गेहूं, जौ और मडवा मुख्य फसलें थी। ठीक है, पंवार शासक ने भी काफ़ी कर वर का भी लगाया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी है आप। तो ये ठीक है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी। ठीक है, टिहरी राजवंश का अंतिम शासक कौन था, मानवेंद्र शाह था। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था अंतिम शासक कौन था, 60वां, वो मानवेंद्र शाह था। 60वां शासक होता है टिहरी रियासत का। ठीक है, 60वां शासक होता है। तो मतलब इसका जो टाइम पीरियड मिलता है 1946 से कितना मिलता है, 1949, 49। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है। उसके बाद क्या होता है कि जो टिहरी जो रियासत है, ठीक है, 1 अगस्त 1949 को, 1 अगस्त 1949 को, 49 को क्या होता है कि ये विलय हो जाता है। किस में विलय हो जाता है, मतलब ये टिहरी का जो है भारत में विलय हो जाता है, मतलब यूपी का 50वां जिले के रूप में ये इसको जाना जाता है।
ठीक है, यूपी का 50वां जिले के रूप में इसको जाना जाता है। यूपी को उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, ठीक है, 50वां जनपद इसको बनाया गया था। मानवेंद्र शाह की अगर हम बात करें, मानवेंद्र शाह की अगर हम बात करें तो ये जो मानवेंद्र शाह है ये 8 बार सांसद निर्वाचित हुए थे टिहरी से, ठीक है, 8 बार सांसद निर्वाचित हुए थे, 8 बार सांसद निर्वाचित हुए थे, ये सांसद निर्वाचित हुए थे, ठीक है, सांसद निर्वाचित हुए थे 8 बार। और इनकी मृत्यु कब होती है दोस्तों, ये होती है तुम्हारी 2007 में, ठीक है, 2007 यानी कितनी जनवरी को होती है, 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 2007 को इसकी मृत्यु होती है। एक्सीडेंट के दौरान मतलब कहा जाता है कि मतलब कहीं कहीं मिलता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था इनका, और कहीं कहीं होता है कि मतलब ऐसे ही उनका निधन हुआ था। तो खैर मतलब जो मृत्यु होती है अगर इस टाइप का आता है तो मतलब वो 2007 में होती है, जनवरी 2007 में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 1000 10.5 या 1061 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था टिहरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है। तो दोस्तों दुगड्डा कहाँ है, आप कमेंट के जरिए बताइए, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुगड्डा के बारे में अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये जो इसका प्राचीन नाम है वो क्या है, नाथुपुर है, ठीक है। तो दुगड्डा का इतिहास मैं आप लोगों को बताता हूँ। दुगड्डा स्थित है कि जैसे दुगड्डा में जैसे लंगूरगढ़, लंगूरगाड़ या लंगूरगाड़ ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, लंगूरगाड़ और शिलगाड़, ठीक है, लंगूरगाड़ और शिलगाड़, लंगूरगाड़ और शिलगाड़ की सीमा पर स्थित है ये, ठीक है, ये सॉरी लंगूरगाड़ वो शिलगाड़ के संगम पर स्थित है। मतलब जो ये नदी है ना, ये लंगूरगढ़ व शिलगाड़ इसकी संगम पर क्या क्या स्थित है, दुगड्डा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ दुगड्डा वैसे कहाँ है। तो दुगड्डा पौड़ी में है दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका प्राचीन नाम आप लोगों को मैंने बता दिया है, नाथुपुर है। और इससे जुड़े फैक्टर जैसे कि दुगड्डा में मतलब जब जब से ये नदी मैंने आप लोगों को बताई थी ना, लंगूर, आप लोगों को बताता हूँ, लंगूर और शिलगाड़ की अगर हम बात करें, ठीक है, लंगूर और शिलगाड़ की अगर बात करें, जब ये यहाँ से बहते हुए दुगड्डा में पहुँचती है, दुगड्डा से जब आगे को जाती है तो ये खो नदी के नाम से बहती है, ठीक है, खो नदी के नाम से आगे को निकलती है, उससे आगे को खो नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दुगड्डा में कौन आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी दुगड्डा में आए थे 1930 में। तो मतलब कहने का मतलब ये दुगड्डा जो बसाने का श्रेय है ना, ये पंडित धनीराम मिश्रा का नाम मिलता है, धनीराम मिश्रा, ठीक है, धनीराम मिश्रा एक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये दुगड्डा शहर बसाया जाता है। जो दुगड्डा जो जगह है, जो नगर है, ये उनके द्वारा बसाया जाता है। और दुगड्डा में शहीद मेले की जो स्थापना हुई, ठीक है। और एक ऐसा भी आता है कि मतलब दुगड्डा में शहीद मेला, ठीक है, दुगड्डा में शहीद मेला कौन स्टार्ट करता है या प्रारंभ करता है, तो दोस्तों वो करता है तुम्हारा जो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत करता है वो भवानी सिंह रावत स्टार्ट करता है, ठीक है, भवानी सिंह रावत, यहाँ पे लिख देता हूँ, भवानी सिंह रावत, भवानी सिंह रावत इसको प्रारंभ करते हैं। इसके जो फ्रेंड होते हैं, मतलब जो मित्र होते हैं, वो हैं चंद्रशेखर आप लोगों को पता है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। ये कब आए थे, ये 1930 में आए थे, ठीक है, 1930 में कौन आए थे, चंद्रशेखर आज़ाद आए थे दुगड्डा में। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलता है, ठीक है, आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी मिलता है कि दुगड्डा में पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब आए थे, जवाहरलाल नेहरू आप यहाँ समझिए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू एक 1930 में आए थे, जब चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे 1930 में, तो उस टाइम पे ये भी आए थे 1930 में। और दूसरी कब आए थे, उसके 15 साल बाद 1945 में, ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड 1930 और 1945 में आता है, ठीक है। और शहीद मेले की स्थापना किसने की थी, मतलब जो प्रारंभ करा था, शुरुआत की थी किसने की थी, भवानी सिंह रावत ने। और जो उसके फ्रेंड है ये चंद्रशेखर आज़ाद, वो भी 1930 में यहाँ आए थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1930 में मिलते हैं और 1945 में इनकी डेट यहाँ मिलती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि त्रिवेणी से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पौड़ी में है ये स्थित। और शिलगाड़ और कौन सी गाड़ कहा था मैंने अभी, लंगूरगाड़ और शिलगाड़, जो नदी का संगम होता है वहाँ पे ये बसा हुआ है, ठीक है। उसके आगे से जब ये बहती है, नेक्स्ट टाइम अगर आगे को जब बहती है तो वहाँ पे से ये खो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बचेंद्र पाल,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को शायद कभी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी होगा। तो दोस्तों देखिए, बचेंद्री पाल को पद्म भूषण कब मिला था, तो ये 2019 में मिला था। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले 2019 में ये बचेंद्री पाल को क्या मिला था, पद्म भूषण। ठीक है। तो दोस्तों बचेंद्र पाल से संबंधित जैसे कि एक क्वेश्चन वीडियो में आया भी था, एक मतलब कुछ बंदे पूछ भी रहे थे मुझसे कि मतलब कि बचेंद्र पाल जब ये आरोहण करती है, एवरेस्ट में आरोहण करती है, तो कब करती है। तो दोस्तों वीडियो में भी ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था शायद, मैंने हालांकि एग्जाम दिया नहीं था वीडियो का। तो मतलब उसमें डेट बताई गई थी बल 24 मतलब ये 23 मई। देखिए पहले पहले आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसका रियल डेट है 23 मई 1984 को ये डेट मिलती है। ठीक है, इसके आरोहण का, एवरेस्ट में ये चढ़ती है, 23 फतेह करती है 23 मई 1984 को। ठीक है, बचेंद्री पाल। और कहीं कहीं इसका पहले जो डेट मिलता था वो मिलता था 24 मई मिलता था, तो ये गलत माना जा रहा है 24 मई। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं है इनमें इनमें से नहीं है तो उस टाइप में अगर ये 24 मई नहीं देते हैं तब तो आप लगा सकते हैं। अगर 24 मई उस ऑप्शन में नहीं है तब आप 23 मई लगा सकते हैं। तो मतलब जैसे यूके SSC आयोग ने ये 23 मई 1984 को ये माना है। ठीक है, मई 1984 तो है लेकिन 23 मई है कि 24 मई है, उनको भी एक कन्फर्म टाइप का नहीं मिला था। मतलब ये इसलिए डिलीट क्वेश्चन माना जाता है, मतलब माना जाता है, हमने जब देखा था। तो मतलब ये 23 मई 1984 है। ठीक है, तो इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म होता है 1954 में। ठीक है, 1954 में कहाँ इनका जन्म होता है, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में इनका जन्म होता है। एक क्या होता है वो जगह का नाम, उत्तरकाशी की एक नाकुरी। ठीक है, उत्तरकाशी में एक नाकुरी जगह है, तो वहाँ उनका जन्म होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन्हें 2019 में तो पद्म भूषण मिला था। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी में इसका नाम कब शामिल हुआ था, इनका नाम ये 1990 को हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1990 को हुआ था। ठीक है, 1990 को हुआ था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीरामणि 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 गोबान संकल्प ग्लेशियर कहाँ स्थित है दोस्तों, ये पिथौरागढ़ में। इसके अलावा बहुत सारे जैसे आप लोगों को मिलेंगे, पिनौरा, रालम और रालम हो गया, पिनौरा हो गया, बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं। ठीक है, जो पिथौरागढ़ में हैं, पिनौरा, रालम। ठीक है, काली हो गया, पोंटी ग्लेशियर हो गया, पोंटिंग ग्लेशियर हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ हैं, पिथौरागढ़ में। देखिए आज का जो अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है देखिए, ये उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर। तो दोस्तों यमुना की सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यमुना नदी निकलती कहाँ से। ठीक है, उत्तरकाशी के बंदरभूज ग्लेशियर से ये नदी निकलती है यमुना आगे को। ठीक है, वहाँ से निकलती है, तो यहाँ पे से उसकी जस्ट सहायक नदी निकलती है, बगल में बंदरभूज से ही निकलती है, उसको हम ऋषिगंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो यहाँ से यमुना निकलती है, यहाँ से ऋषिगंगा निकलती है, तो यहाँ पे जानकी चट्टी नाम पे एक स्थान पर मिलती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, बताऊँ, मतलब थोड़ा सा हिंट टाइप का दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, फिर उसके बाद बंदरभूज से जो दूसरी नदी निकलती है ना, वो कौन सी निकलती है, हनुमान गंगा। पहले तो यमुना निकली, ठीक है, उसके जस्ट बगल से ऋषिगंगा निकली, फिर हनुमान गंगा निकली। हनुमान गंगा यहाँ पे मिलती है, हनुमान चट्टी में मिलती है। उसके बाद यहाँ पे से एक लोकल गाड़, कमलगाड़ नाम से एक नदी बहती है, वो नौगांव में मिलती है। ठीक है, वो जस्ट बहते बहते यहाँ पे कालसी नामक पे, जो कालसी है, ये देहरादून में कालसी नामक स्थान है वहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर जो दूसरा स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के डोंडरा क्वार से, ठीक है, डोंडरा क्वार से रुपिन नदी बहती है, रुपिन नदी निकलती है। और जो उत्तरकाशी में ही एक स्वर्गा रोहिणी ग्लेशियर है लेफ्ट साइड में, तो स्वर्गा रोहिणी जो ग्लेशियर है वहाँ से सुपिन नदी निकलती है और यहाँ से रुपिन नदी निकलती है। तो वो दोनों आपस में यहाँ पे नेटवाड़ा नामक एक स्थान में मिलती है, जहाँ पे एक हम बैराज, हाँ मतलब नेटवाड़ा में मिलती है जगह पे। ठीक है, नेटवाड़ा में जैसे ही मिलती है तो वहाँ से वो टॉन्स नदी के नाम से जानी जाती है, टॉन्स नदी के नाम से जानी जाती है। टॉन्स नदी जैसे ही आगे बहती है तो कालसी में मिल जाती है। ठीक है, यमुना और टॉन्स नदी का मिलन कहाँ पे हो जाता है, कालसी में हो जाता है। ठीक है, तो यमुना सीधे वहाँ पे से आगे भी यमुना के नाम से बहते हुए ये यहाँ पे देहरादून के धालीपुर, ठीक है, देहरादून के धालीपुर जो क्षेत्र है ना, धालीपुर क्षेत्र, तो वहाँ पे यमुना नदी वहाँ पे से आगे को निकलती है। ठीक है,
तो यहाँ पे तक यमुना नदी मतलब धालीपुर से बाहर हो जाती है, ठीक है, बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे तक इसकी जो लंबाई है 136 किलोमीटर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे उत्तरकाशी से आप लोगों को पता होगा यमुना की जो सहायक नदी है, उसके जैसे यमुना निकलती है, बगल से ऋषिगंगा निकलती है, हनुमान गंगा निकलती है, ठीक है, वो सीधे आगे आगे बहते हुए कालसी में मिलती है। और हिमाचल प्रदेश जो डांडरा क्वार जो क्षेत्र है वहाँ से रुपिन नदी निकलती है। स्वर्गा नदी ग्लेशियर जो उत्तरकाशी में है वो वहाँ से क्या निकलती है, सुपिन नदी मिलती है। दोनों आगे आगे आके नेटवाड़ा में मिलती है। नेटवाड़ा से उसको टॉन्से नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जस्ट आगे पे वो कालसी नामक दोनों में मिल जाती है, जहाँ पे अशोक का शिलालेख भी मिला था, आप लोगों को पता है ना। उसका जो प्राचीन नाम है सुधानगर भी मिलता है, कालकूट भी उसको कहा जाता है, कालसी, ठीक है। वहाँ पे जब मिलता है तो इन दोनों का मिलन होता है। तो उसके जस्ट आगे को वो यमुना नदी के ही नाम से जानी जाती है, ठीक है। यमुना नदी के नाम से जानी जाती है। देहरादून में ये धालीपुर जो क्षेत्र है उससे होकर वो बाहर निकल जाती है यूपी साइड को, ठीक है। तो वहाँ पे तक इसकी लंबाई कितनी है, 136 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो इसको इसका जो अन्य नाम है ना, इसका जो अन्य नाम है उसको हम क्या कहते हैं, कालिंदी नदी भी कहते हैं, ठीक है। कालिंदी नदी भी कहते हैं इसको, कालिंदी नदी, ठीक है। और जैसे इसको हम कालिंदी नदी भी कहते हैं। और इससे ज़्यादा 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 जो फैक्ट हैं बहुत हैं, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी वैसे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वह कैसा लगा, तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर मुझे बताइए। आपका कमेंट और लाइक मेरा मोटिवेशनल बढ़ाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ आवर यूट्यूब चैनल डीप स्टडी विथ दीपक, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।